दोस्तों, आज की वीडियो में प्राचीन इतिहास के अंतर्गत गुप्त काल से संबंधित पार्ट 2 हम लेके आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। चारवाक दार्शनिक प्रणाली कहलाती है, लोकायत प्रणाली कहलाती है। चारवाक दार्शनिक प्रणाली को लोकायत प्रणाली कहा जाता है। अगला प्रश्न, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद थे। अगला प्रश्न, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न, मीमांसा के प्रणेता कौन थे? तो जैमिनी मीमांसा के प्रणेता थे। अब आइए देखते हैं सुमेलित से संबंधित प्रश्नों को। दर्शन मोक्ष प्राप्त करने के तरीके। तो न्याय दर्शन में तार्किक चिंतन करने से मोक्ष प्राप्त होता है। मीमांसा दर्शन में वैदिक अनुष्ठान करने से। सांख्य दर्शन में वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण करने से। वेदांत दर्शन में आत्मज्ञान करने से। अगला प्रश्न, कर्म का सिद्धांत संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। अगला प्रश्न, सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, न्याय तथा योग में से वह दर्शन जिसका मत है कि वेद शाश्वत सत्य है। तो मीमांसा दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है। अगला, अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है। अपूर्व का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। अगला प्रश्न, वह भारतीय दर्शन जिसने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो वैशेषिक दर्शन वह दर्शन है जिसने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न, मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापालिक तथा सांख्य और योग युग्मों में से वह एक युग्म जो भारतीय षड्दर्शन का भाग नहीं है। मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापालिक तथा सांख्य और योग युग्मों में से वह एक युग्म जो भारतीय खड़ दर्शन का भाग नहीं है, वह है लोकायत और कापालिक। अगला प्रश्न, लोक दर्शन कहा जाता है। तो चारवाक को लोक दर्शन कहा जाता है। अगला प्रश्न, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? तो शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं। प्रच्छन्न बोध किसे कहा जाता है? तो शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध कहा जाता है। अगला, ज्ञान, कर्म, भक्ति तथा योग में से अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक थे। शंकराचार्य, अभिनव गुप्त, रामानुज तथा माधव में से वेदांत दर्शन के साथ संबंध नहीं है। तो अभिनव गुप्त का वेदांत दर्शन से संबंध नहीं है, जबकि शंकराचार्य, रामानुज और माधव वेदांत दर्शन से संबंधित है। अगला प्रश्न संवत्सर और गणना काल से संबंधित है। तो विक्रम संवत 57 से 58 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईस्वी, गुप्त संवत 319 ईस्वी, कली संवत 3102 ईस्वी पूर्व। एक बार और देख लेते हैं। विक्रम संवत 57 से 58 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईसा पूर्व, गुप्त संवत 319 ईसा पूर्व, कली संवत 3102 ईसा पूर्व। गुप्त संवत 319 ईस्वी है, शक संवत 78 ईस्वी है, विक्रम संवत 57 से 58 ईसा पूर्व है और कली संवत 3102 ईसा पूर्व है। अगला, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 601 अथवा 600। अगला प्रश्न, एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष क्या है?
तो 634 इसका तुल्य वर्ष है। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान क्या था? तो प्रतिष्ठानपुर। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। अगला, मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी? तो मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में शासन था। तो मगध के गुप्त, थानेश्वर के पुष्यभूति, कन्नौज के मौखरी, वल्लभी के मैत्रक। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में किसका शासन था? मगध के गुप्त, थानेश्वर के पुष्यभूति, कन्नौज के मौखरी, वल्लभी के मैत्रक। अगला प्रश्न, हरिसेन, कल्हड़ एवं कालिदास में से वह जिसकी पुस्तकों में हर्ष के समय की सूचनाएं निहित है? तो कल्हड़ हैं वो जिसकी पुस्तकों में हर्ष के समय की सूचनाएं निहित है। अगला, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखा है। अगला प्रश्न, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित कहाँ की थी? तो थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी। अगला प्रश्न, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो वह था कन्नौज तथा प्रयाग में। अगला, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था वह था प्रयागराज। अगला, नर्मदा नदी तट पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी तट पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका था। अगला, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था। तो 618 ईस्वी के लगभग चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था। अगला, कविबाण निवासी था। तो बाण कहाँ के निवासी थे? पृथ्वीकूटा, जो कि सोन नदी के किनारे बिहार राज्य में है। कविबाण पृथ्वीकूटा के निवासी थे जो कि सोन नदी के किनारे बिहार राज्य में स्थित है। वेनसांग भारत आया था। तो सम्राट हर्ष के शासनकाल में वेनसांग भारत आया था। अगला प्रश्न, भारत की यात्रा करने वाला वह चीनी यात्री जिसने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन इस प्रकार किया है। जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। भारत की यात्रा करने वाला वह चीनी यात्री जिसने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन इस प्रकार किया है। जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल, विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। व्यापारियों को नौघाटों और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था। उसका नाम क्या था? तो युआन च्वांग, यानी जिसको वेनसांग कहा जाता था। अगला प्रश्न, हर्ष के दरबार में वेनसांग आया था स्वतंत्र रूप से। वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो मथुरा था। अगला, कौशीय शब्द का प्रयोग किया गया है। रेशम के लिए कौशीय शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, चीनी यात्री वेनसांग ने अध्ययन किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय में वेनसांग अध्ययन किया था। अगला प्रश्न, आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो सीयू की जो वेनसांग की रचना थी उनको याद करने का मुख्य कारण है। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी तो वेनसांग भीनमाल की यात्रा की थी। अगला प्रश्न, उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है। विनिमय पत्र उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है। अगला, चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं
इंतु नाम से चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं। अगला, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुस्लिम आक्रमण। अगला प्रश्न, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन है? तो नालंदा। नालंदा कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है नालंदा। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? तो कन्नौज गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न सही सुमेलित है। विदेशी यात्री और उनका भारत भ्रमण वर्ष है। फाहियान कब आया था भारत? 402 से 412 ईस्वी। वेनसांग 629 से 645 ईस्वी। इत्सिंग 671 से 695 ईस्वी तक। अल मसूदी 915 से 916 ईस्वी तक। अगला प्रश्न सत्य कथन है। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेनसांग, आबू जईद, अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है। सांबपुर यात्रों से सूर्य पूजा से संबंधित था। एक बार और देख लेते हैं। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेनसांग, आबूज ईद, अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है। सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं। तो भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनाना। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान समकालीन था। तो चीनी तीर्थयात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था। चीनी तीर्थयात्री वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का उपासक बताया। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था। चीनी तीर्थयात्री वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का उपासक बताया। अगला प्रश्न, 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य का महत्व है। तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। उन्होंने बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई। 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य का महत्व है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए हैं शंकराचार्य ने। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई। अगला प्रश्न, आदि शंकर जो भारत में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित है। तो जोशी मठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित है। 4 धाम में सम्मिलित है। बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी तथा रामेश्वरम 4 धाम में सम्मिलित है। छोटा 4 धाम में सम्मिलित है। तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ छोटा 4 धाम में सम्मिलित है। अब आइए देख लेते हैं कवि और उनके शासक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। भवभूति कनौज के यशोवर्मन के दरबार में कवि थे। नरसिंह वर्मन के दरबार में दंडी कवि थे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में बाणभट्ट थे। अगला सही सुमेलन है। भोज धार से संबंधित है। दुर्गावती गोंडवाना से संबंधित है। समुद्रगुप्त विदिशा से संबंधित है। अशोक उज्जैन से संबंधित है। अगला प्रश्न, और इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है। गुप्त काल से संबंधित प्रसिद्ध स्थल और उनके वर्तमान राज्य हैं। भीलसा मध्य प्रदेश में स्थित है। द्वार समुद्र कर्नाटक हल्लेबीडु में है। गिरिनगर गुजरात में है। स्थानेश्वर हरियाणा में है। तो दोस्तों
आज की वीडियो में ये गुप्त काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।